हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अगस्त 26 सैटरडे को जो आर्टिकल्स आए हुए हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो कि कॉन्क्रीट अलायंस है द हिंदू में आया है और ब्रिक्स एक्सपेंशन के ऊपर है, इसे हमने डिटेल में बात की है। दूसरा आर्टिकल क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में है, ये भी द हिंदू का है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काम की हैं। थर्ड है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज़ किया गया है, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है प्रीलिम्स में अभी तक आई नहीं है। अगले साल जो है बिल्कुल 100% चांसेस हैं एनईपी के आने के, इसलिए आप इसको सुन लीजिएगा अच्छे से। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं वीडियोस, इस बात की हमें बहुत खुशी है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। आज का हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है कॉन्क्रीट अलायंस। अगर इस आर्टिकल की बात करें तो द हिंदू में ये आर्टिकल आया हुआ है और बेसिकली ये आर्टिकल GS2 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। ब्रिक्स काफ़ी समय से न्यूज़ में चल रहा है और इसके रेलेवेंस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। फाइनली जो समिट कंप्लीट हुआ है 15 समिट जोहान्सबर्ग में, उसके जो आउटकम आए हैं वो काफ़ी मैसिव हैं, उसी कारण से ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो बात करेंगे सबसे पहले ब्रिक्स की, तो स्टैटिक पोर्शन कर लें तो ब्रिक जो है सबसे पहले ब्रिक्स से बना था BRIC। 2006 में जो है फॉर्मली ये बनाया गया था फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। 2009 में पहली बार जो है समिट शुरू हुए थे और हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो है इसमें आए थे। 2010 में फर्स्ट टाइम एक्सपांशन हुआ था और ब्रिक जो है ब्रिक्स बना था, एस मतलब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। तो फर्स्ट टाइम एक्सपांशन अगर देखा जाए तो 2010 में हुआ था। अब ये दूसरी बार एक्सपांशन हो रहा है। अभी रिसेंटली जो आउटकम आए हैं उसमें ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ है और 6 नए मेंबर ऐड किए गए हैं। अब आर्टिकल शुरुआत करते हैं आर्टिकल की कि क्या आर्टिकल कह रहा है। तो द डिसीजन टू मूव मोर देन डबल इट्स मेंबरशिप ओवरनाइट फ्रॉम 5 to 11 बाय इंडक्टिंग 4 मेजर मिडिल ईस्टर्न प्लेयर्स इजिप्ट, ईरान, सऊदी एंड UAE एज वेल एज इथोपिया एंड अर्जेंटीना फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इज सिग्निफिकेंट। तो क्या कह रहा है कि बेसिकली 5 से ज़्यादा मतलब डबल से ज़्यादा मेंबर कर दिए हैं, तो टोटल 6 मेंबर ऐड कर दिए हैं और जो मेंबर ऐड किए हैं वो मिडिल ईस्टर्न प्लेयर हैं, जो कि कौन कौन से हैं। इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट, लेकिन एज अ पॉलिटिक्स की बात करें तो मिडिल ईस्ट का प्लेयर है। दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा ईरान और चौथा UAE। अगर आप इन तीनों को अच्छे से देखें तो बेसिकली जो एंट्री दी गई है वो बैलेंस करने की कोशिश गई है। ये तीनों ही राइवल पावर हैं। UAE और रिसेंटली सऊदी अरेबिया में इश्यूज चल रहे हैं। ईरान और सऊदी के इशू तो बहुत जन्म जन्मांतर के हैं। जो शिया सुन्नी जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन दोनों के रिलेशंस में। उसके बाद ये वेस्ट एंटी वेस्ट है, ये प्रो वेस्ट है। तो ऐसे कई सारे जो है इश्यूज़ हैं, लेकिन काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इन जो मिडिल ईस्टर्न पावर को लिया गया है और जो दो पावर की एंट्री हुई है वो है बेसिकली इथोपिया और अर्जेंटीना। ये अफ्रीका क्या है और ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। तो अर्जेंटीना और इथोपिया, ये टोटल 6 मेंबर जो है ऐड किए गए हैं। द एंथुसियाज्म इज ऑब्वियस, द ब्रिक्स इफ नॉट एज एन अल्टरनेटिव एज अ काउंटर नरेटिव क्रिएटर टू द वेस्टर्न G7 क्लब ऑन डाइवर्स इशू। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ब्रिक्स एंथुसियाज्म ऑब्वियस है क्योंकि ब्रिक्स क्या है, अल्टरनेटिव तो नहीं बोल सकते पूरी तरीके से वेस्ट का, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो हम चाहते थे कि ब्रिक्स करेंसी हो, डीडॉलराइजेशन हो, तो हम पूरी तरीके से अल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव न्यू डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन एक काउंटर नरेटिव देने के लिए एटलीस्ट कम से कम जो G7 क्लब है उसमें काउंटर नरेटिव तो हम दे ही सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो कमिटमेंट है, UN रिफॉर्म की बात की जाए तो यूनिलैटरल वेस्टर्न सैंक्शन हो गए जो ईरान, रशिया और वेनेजुएला के अगेंस्ट हैं। इन सब चीज़ों पे हमने काउंटर नरेटिव दिया है ब्रिक्स के थ्रू। ठीक है, बाय ऑल्सो क्रिएटिंग द नेशनल डेवलपमेंट बैंक विच हैज़ फंडेड नियरली 100 प्रोजेक्ट सो फार, इंस्टीट्यूटिंग contingency reserve arrangement and other institution mechanism, BRICS country also shown up their ability to work on practical initiative। तो सिर्फ काउंटर नरेटिव ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमने NDB भी बनाया है जो कि वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव की तरह काम करना हो चाहिए था, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बहुत 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये अपना इन्वेस्टमेंट जो लोन है वो दे रहे हैं। उसके अलावा CRA बनाया है जो कि IMF की तरह कंटिजेंटी रिजर्व BOP क्राइसिस में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, बेसिकली इनकी जो ये जो दोनों बैंक्स हैं
वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, इसका भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपांशन हो रहा है और ये शो कर रहा है कि जो ब्रिक्स है वो प्रैक्टिकल इश्यूज़ पे भी काम कर सकता है, सिर्फ काउंटर नरेटिव ही नहीं दे रहा है। वाइल द ग्रुपिंग में नॉट यट राइवल द वेल्थ ऑफ G7, इट डज नाउ राइवल इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल GDP। ठीक है, तो G7 की वेल्थ के बराबर तो नहीं आ सकता, लेकिन जो GDP है राइवल G7 की वो ऑलमोस्ट 30% है, और अभी जो ब्रिक्स बना है उसकी भी 30% है। और पॉपुलेशन देखें तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन है, और इसमें देखें तो 40% पॉपुलेशन है, तो कहीं ज़्यादा इक्विटेबल ग्रुपिंग है ब्रिक्स की। और 30% जो है ग्लोबल GDP ग्रोथ, जो ग्लोबल GDP है वो 30% है। ठीक है, उसके बाद अगर एक चीज़ गौर की जाए, जो मेन चीज़ है, 6 ऑफ द 10 of the biggest oil supplier will be the BRICS countries, giving BRICS new heft in field of energy। तो अगर देखें तो 6-10 में से, है ना, जो 11 है उसमें से ऐसी 6 कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, जैसे कि ईरान, सऊदी, UAE, रशिया। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा जो है क्या करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडिया को बेनिफिट हो सकता है और चाइना को भी। इस तो मेन पर्पस जो है चाइना का एक ये भी है, एनर्जी कंसिडरेशन इस एक्सपांशन का। लेकिन साथ साथ ब्रिक्स के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसको हम बात करेंगे, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, चैलेंजेस की बाद में बात करते हैं, ब्रिक्स के एक्सपांशन की बात पहले कर लेते हैं। ब्रिक्स का एक्सपांशन जो है, शुरुआत में जब बात की थी तो ये चाइना लेड एक्सपांशन हो रहे थे। चाइना चाहता था कि एक्सपांशन हो, लेकिन क्योंकि ग्रुप्स बहुत हेट्रोजेनस है, हर जो कंट्री है वो अलग अलग व्यू रखती थी एक्सपांशन में। रशिया एक्सपांशन को सपोर्ट करता था। क्यों सपोर्ट कर रहा था? ताकि उसका जो आइसोलेशन है, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो एंड हो सके। उस साथ साथ रशिया ब्रिक्स करेंसी भी चाहता है, डी डॉलराइजेशन भी चाहता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सैंक्शन उसके ऊपर लगे हैं उससे उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा है। नेक्स्ट अगर चाइना की बात करें तो वो बेसिकली एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बनाना चाहता है, और इसी के कारण वो और कंट्रीज़ को जोड़ना चाहता है। साथ साथ अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो BRI प्रोजेक्ट है और भी कंट्रीज़ में जो है शुरू करना चाहता है। ये सब चाइना के मेन एक्सपांशन के रीजंस थे। इंडिया का मेन क्या है, नॉन वेस्टर्न ब्लॉक बनाने में फोकस है। इंडिया नहीं चाहता कि ये एंटी या बेसिकली एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बने। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है वेस्ट से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो वेस्ट देगा। और इंडिया और US के जो रिलेशन है रिसेंटली वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इंडिया नहीं चाहता कि ये एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बने और नॉन वेस्टर्न ब्लॉक बन के रहे, ये इंडिया चाहता है। साथ में इंडिया को कुछ एप्रीहेंशंस थे कि जो ये जो ग्रुपिंग है, जो एक्सपांशन होगा, वो अदर प्लेयर, जितने प्लेयर्स हैं चाइना के अलावा, उनका इन्फ्लुएंस कम कर देगा और चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ा देगा जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें। ठीक है, तो ये सेम एप्रीहेंशन ब्राज़ील और अफ्रीका के भी थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद सारी कंट्रीज़ ने मान लिया कि अगर कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होगी, अगर सारी कंट्रीज़ जो है सहमत होगी, उन्हीं कंट्रीज़ को जो है बुलावा दिया जाएगा एक्सपांशन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रिक्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मेड बाय वेरियस इश्यूज, जैसे कि चाइना का एग्रेशन फॉर एग्जांपल लद्दाख में। अब जो नया एक्सपांशन हुआ है उसमें भी सऊदी है, ईरान है और UAE, ये सब चीज़ें क्या स्लो डाउन कर देती है ब्रिक्स के जो रिलेशन है, ब्रिक्स की जो ग्रोथ है उसको। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो हेट्रोजेनिटी, है ना, क्वाड बना है तो एक पर्पस है। क्या पर्पस है? तो इन्फ्लुएंस है किसका, चाइना का, उसको कम करना है। कहीं ना कहीं यही पर्पस है। पीसफुल बनाना है किसको, इंडो पैसिफिक को। कॉट का एक, सबका एक ही पर्पस है। हेट्रोजेनिटी बहुत है, इनका कोई पर्पस ही नहीं है। डाइवर्स नेचर है सारी कंट्री, कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक है, कुछ ऑटोक्रेटिक है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि कम्युनिस्ट हैं, कुछ कंट्री हैं जो कि कैपिटलिस्ट हैं, जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी चल रही। तो बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजेनस नेचर की कंट्रीज़ है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। आपने एक्सपांशन में देखा होगा, ब्रिक्स के एक्सपांशन में। और इससे जो है इसकी थ्रेट है कि ये वायबल ग्रुप चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। हालांकि ये एक्सपांशन शो कर रहा है कि ग्रुप जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक जो थर्ड सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चाइना सेंट्रिक जो है ग्रुप है, इसमें चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। जैसे कि BRI प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके बाद एक्सपांशन भी देखें तो फाइनली चाइना ने ही शुरू किया था एक्सपांशन का, और फाइनली एक्सपांशन हो भी रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चाइना सेंट्रिक है, नॉट बीन इफेक्टिव। मेन जो काम था डी डॉलराइजेशन का, वो काफ़ी फेल्ड हो चुका है टू एन लार्ज एक्सटेंट।
चल रहा है काम, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है डी डॉलराइजेशन। डॉलर पे अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है सारी कंट्रीज़ की। उसके बाद फेल टू डन इनफ टू असिस्ट ग्लोबल साउथ टू सपोर्ट देयर एजेंडा, है ना। तो उसके साथ साथ इन लोगों ने उतना ज़्यादा जो है साउथ के लिए भी नहीं किया है कि वो उनके एजेंडा को सपोर्ट कर सकें, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं रहा है। ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो ये जो है इन सब चैलेंजेस को डील करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये हमारा आर्टिकल हो गया फर्स्ट, ब्रिक्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्लीन टेक फॉर एन इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया। ये आर्टिकल बेसिकली द हिंदू में आया है, GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, प्री के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, ठीक है। तो इंडिया के अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें क्लाइमेट एक्शन में, तो वो सारे इफेक्टिव हुए हैं, लार्ज स्केल में सक्सेसफुल हुए हैं। सिर्फ वही इनिशिएटिव सक्सेसफुल हुए हैं या तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रहे हो या लाखों लोगों की जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल कर रहे हो, डेवलपमेंट एस्पिरेशन। गवर्नमेंट ने भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सोलर पार्क हो गया, EV को सपोर्ट करना हो गया, इन सब में काफ़ी खर्चा किया है। लेकिन जितने भी हैं ये प्रोजेक्ट्स अर्बन बायस हैं, अर्बन बेसिस, अर्बन एरिया में ही डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। एक मिलेट है जो बेसिकली क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, जिसको अभी दोबारा से क्या किया गया है, रिवाइव किया गया है। और इसके अलावा देखा जाए तो सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, अर्बन बायस वाली चीज़ें हैं, अर्बन फोकस्ड चीज़ें हैं, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। रूरल इंडिया पे इतना फोकस नहीं किया गया है। और इस आर्टिकल में वही बात की है कि जो क्लीन टेक्नोलॉजी है अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो रूरल पॉपुलेशन है उनकी लाइवलीहुड को बेहतर बनाया जा सकता है, जो क्लीन टेक सॉल्यूशंस हैं उससे। तो क्या क्या हैं, बेसिकली 3 सॉल्यूशंस, इसमें 3 ऐसे इनिशिएटिव दिए हैं जो हिंटरलैंड पे, हिंटरलैंड मतलब जो दूर दराज की लैंड होती हैं शहरों से दूर वाली, उनमें इनिशिएटिव चल रहे हैं और सक्सेसफुल हैं जो क्लीन टेक्नोलॉजी के। पहला है सोलर ड्रायर, जिसमें टमाटर को ड्राई किया जा रहा है, बेसिकली केचप वेचप बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बायोमास कोल्ड स्टोरेज, इसमें दिया है महाराष्ट्र में, इसमें यूज़ हो रहा है, लेमन को इसमें रखा जाता है और सही प्राइस मिलने पर इसे बेच दिया जाता है। तो 3 to 5 टाइम्स इन्हें प्रॉफिट बढ़ गया है। महाराष्ट्र में ये इनिशिएटिव हो रहा है, ठीक है। तो आपको पूरा लिखना होगा क्योंकि आप यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी आप बता सकते हैं कहाँ यूज़ हो रही है। और थर्ड है सोलर सिल्क रीलिंग मशीन्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस मशीन से यार्न डेवलप करते हैं, सिल्क, ठीक है। जो कोकून होता है, कोकून क्या होता है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, लार्वा होते हैं, वो अपने आसपास एक कोटिंग बना लेते हैं थ्रेड की। उसी थ्रेड को हम यूज़ करके निकाल के एक रील बनाते हैं। इसमें पहले ज़्यादातर महिलाएं, इनफॉर्मल सेक्टर ही, महिलाएं ही जो है इन्वॉल्व थी, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में थी। बेसिकली इसे फॉर्मलाइज़ कर दिया गया है और सोलर सिल्क मशीन का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ गई है। पहले 30, 40, 50 रुपये मिलते थे एक महिला को दिन भर काम करने के, अब कहीं ज़्यादा जो है 100 से 200 रुपये जो है मिलते हैं एक एक महिला को काम करने के। और बहुत आसान हो गया है तरीका, पहले बहुत डिफ़िकल्ट तरीका था। आप अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं थाई रीलिंग क्या है ना। थाई रीलिंग, दोनों एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के रील बनाई जाती थी, यान बनाया जाता था, ठीक है। देख लेना आप लोग गूगल में या यूट्यूब में, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात किया है कि इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है उसमें 120 मिलियन फार्मर हैं, 34 मिलियन माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी पूरे समय मिल नहीं रही है 24 घंटे, और उनकी डिपेंडेंसी क्या है, इंपोर्टेड डीजल पे है। इवन केरोसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको जानकारी होगी तो, और जो कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ा रहा है। अगर क्लीन टेक सॉल्यूशन दिए जाएँ जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से पावर हो रहे हैं, तो हमारा जो डीजल का इम्पोर्ट है वो तो कम हो गई होगा। उसके साथ साथ क्या होंगे, हमारे जो फूड आइटम है जो कि पेरिशेबल हैं वो ख़राब नहीं होंगे, और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा रूरल इंडिया में बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या तरीके हैं इसका स्केल अप करने के। पहला तरीका क्या है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसी को लेवरेज किया जाना चाहिए ताकि लाइवलीहुड को सपोर्ट किया जाए। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें कोलेटरल फ्री लोन दे रहे हैं, तो हम ये लोन माइक्रो एंटरप्राइजेस को दे सकते हैं ताकि वो एडॉप्शन काय का कर सकें, क्लीन टेक सॉल्यूशंस का। दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, जो कि एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। इसमें आप एक और कंपोनेंट बना लीजिए, जैसे कि क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, जैसे कि आप सोलर ड्रायर को अडॉप्ट कर सकते हैं, सोलर ग्रेन मिल को अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड अगर देखा जाए तो कौन सी है, मत्स्य संपदा योजना, इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि सोलर रेफ्रिजरेटर और ड्रायर फॉर फिशिंग कम्युनिटीज़ जो है अडॉप्ट किया जा सके, ठीक है।
ये पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या है कि फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लीन टेक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि जो क्लीन टेक सॉल्यूशन होते हैं थोड़े महंगे होते हैं और इसलिए उसके लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। उसे बनाने से लेकर उसे कस्टमर तक बेचने तक फाइनेंसिंग की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन जो बैंकर हैं उनकी अभी क्रेडिट जो कैपेसिटी है असेसमेंट करने की, क्रेडिट वर्दीनेस और जो क्रेडिट असेसमेंट करने की कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में। इसलिए उनको बेहतर सॉल्यूशन देने की ज़रूरत है, बेहतर सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ताकि वो इन्फॉर्म असेसमेंट कर सकें, और पार्शियल गारंटी देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो उनकी रिस्क है जो कि इनिशियल स्टेज में कहीं ज़्यादा होती है वो कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट किया जा सके। जो थर्ड है वो है कि मल्टी एक्टर पार्टनरशिप को इनेबल किया जा सके, मतलब एक पार्टनरशिप डेवलप किया जाए, जैसे कि इनोवेटर से शुरू करते हैं। जब सबसे पहले क्लीन टेक इनोवेट करेंगे, फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए फाइनेंसर की ज़रूरत होगी, और फिर सर्विस प्रोवाइडर और मार्केट लिंकेज के थ्रू जो है कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग होगी। इन सारी इकोसिस्टम को एनेबल करने के लिए सबके बीच में पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चर को ना बहुत दिक्कत जाती है जो भी अपने प्रोडक्ट हैं उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। क्यों दिक्कत जाती है? सबसे पहला रीज़न तो है कि जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट उतना जानकारी नहीं होती है लोगों को। दूसरा, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले तो आपको टेक्नोलॉजी उनको दिखाना पड़ता है। मान लो किसी एक बंदे ने ऑर्डर किया है, अब उस एक आदमी तक पहुंचाने के लिए वो पहले तो देखना चाहेगा, और उस एरिया में सिर्फ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ख़रीदने वाले हैं, तो डेंसिटी बहुत कम है, तो वहाँ शॉप भी नहीं खोल सकते, क्योंकि वहाँ पर मार्केट नहीं है। जहाँ मार्केट नहीं है वहाँ शॉप खोल के क्या मतलब है? अब जहाँ डिमांड ही नहीं होगी वहाँ पर आप शॉप डाल के करोगे तो कोई यूज़ ही नहीं आएगा। तो इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और सप्लायर की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। यूज़र टू एट टाइम स्ट्रगल विद अ लिमिटेड सर्विस आफ्टर सेल। थर्ड है कि अगर सर्विस जो है प्रोवाइड नहीं की जाती, अगर कुछ ख़राब हो जाए तो भी जो है कोई सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है। तो ये बहुत कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपको क्लीन टेक में मिलते हैं। तो हमें क्या डेवलप करने की ज़रूरत है? एक होलिस्टिक इकोसिस्टम की ज़रूरत है, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर के साथ मिलकर काम करे और लास्ट मील कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया जा सके। एक और चीज़ आप जैसे कर सकते हैं, जैसे कि कई मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, साथ में फाइनेंशियल ऑप्शंस भी, फाइनेंसिंग ऑप्शन भी दे रहे हैं बहुत सारे। जैसे कि सोलर ड्रायर की बात करें, ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि अपने साथ साथ फाइनेंसिंग ऑप्शन दे रही है कि कैसे लोग इसे खरीद सकें, लोन दिए जा रहे हैं। तो साथ में फाइनेंसिंग ऑप्शन आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, आपको कार फाइनेंस कराना है तो आपको फाइनेंसर वहीं के वहीं मिल जाता है। इस तरीके के ऑप्शंस को क्या करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ताकि जो फाइनल प्रोड्यूस है जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और लोगों को बेहतर तरीके से क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए मौका मिल सके। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया हैज़ अ मैसिव एडॉप्शन फॉर क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर बाय फोकसिंग ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर लिवलीहुड एंड जॉब, स्पेशली इन रूरल एरिया वी कैन मेक दैट ग्रीन फ्यूचर इंक्लूसिव। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस करता है एनवायरनमेंट के ऊपर और क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के लिए, और उसमें जो क्लीन टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है लाइवलीहुड और जॉब्स को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और जो कि मेनली रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया को इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब हम फोकस काय पे कर रहे हैं, इंक्लूसिव इंडिया पे और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, आप इंक्लूसिव ग्रोथ के आंसर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा आर्टिकल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रिवाइज्ड एनसीएफ हाउ स्कूल एजुकेशन कुड चेंज। बेसिकली ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, ऐसे आंसर राइटिंग में। तो अब बात करते हैं क्या आर्टिकल है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो रिवाइज एनसीएफ है, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो बेसिकली किसके लाइन पे है, किसके विजन को फुलफ़िल करने के लिए बनाया गया है? एनईपी, जो रिवाइज़ किया गया है एनईपी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेंडिंग है, प्रीलिम्स में अभी तक आई नहीं है। आप अगले साल बिल्कुल इसको देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना ज़रूरी है एनईपी 2020, क्योंकि प्रीलिम्स में आने के पूरे चांसेस हैं, मेंस में आने के भी पूरे चांसेस हैं। मेंस में तो आ चुका है, लेकिन एनईपी 2020 जो है प्रीलिम्स में नहीं आया है। थोड़ा बहुत जान लेते हैं एनईपी 2020 के बारे में। 1986 के बाद से पहली बार जो है एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। इसके पहले 1968 में बनाई गई थी, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड 2020 की है।
बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये किस कमेटी से रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो कस्तूरी रंजन कमेटी है, उनकी रिकमेंडेशन पे बनी थी। ठीक है, इसके पहले TSR सुब्रमण्यम है, उन्होंने भी इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन फिर दोबारा एक और कमेटी बनाई गई जो कि कस्तूरी रंजन कमेटी, जो कि कस्तूरी रंजन जिसके हेड थे, और फाइनली 2019 में अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की। 2020 में इसे अप्रूवल मिला और गवर्नमेंट ने NEP 2020 अनाउंस किया। ठीक है, तो NEP 2020 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे बेसिकली क्या जो नए प्रपोजल दिए हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, जो रिवाइज़ किया गया है वो सब क्या क्या चीज़ें हैं। शुरुआत करते हैं क्या क्या की प्रपोजल्स हैं। तो पहला तो प्रपोजल ये है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, स्कूल एजुकेशन को 4 स्टेज में डिवाइड कर रही है। 4 स्टेजेस कौन कौन से होंगी, 5+3+4। ठीक है, अगर आप बात करें तो प्री स्टेज से लेके, मतलब प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर 12th तक के डिवाइड किया गया है। मतलब ये कहाँ से होगा, प्री स्कूल टू ग्रेड 2 तक। ठीक है, प्री स्कूल से ग्रेड 2 होगा जो फाउंडेशनल स्टेज होगी। प्रिपरेटरी की स्टेज क्या होगी, जो क्लास 2 से 5th तक। मिडिल स्टेज होगी 6 से 8 तक, और सेकेंडरी स्टेज होगी 9 से 12 तक। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहले प्री स्कूल जो फाउंडेशनल स्टेज थी वो डिवाइड नहीं की गई थी, 1 से शुरुआत होती थी 5th तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिवीज़न था। लेकिन अगर आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे, हम भी पढ़े थे, तो वहाँ पर हमेशा प्री स्कूल तो होता ही नहीं था। शुरुआत थी, एडमिशन की शुरुआत कहाँ से होती थी, 1st क्लास से। तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है प्री स्कूलिंग जो कि फाउंडेशनल ईयर होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो इस बार जो एक्सेप्ट किया है स्टेज वो है 5+3+3+4 की। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इट रिक्वायर्स द टीचिंग ऑफ 2 लैंग्वेज टिल द मिडिल स्टेज सप्लीमेंटेड बाय अ 3rd लैंग्वेज फ्रॉम द मिडिल स्टेज टू क्लास 10th। 2 आउट ऑफ दिस 3 लैंग्वेज मस्ट बी नेटिव टू इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या रिकमेंड किया है कि जो लैंग्वेजेस होगी, लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया गया है और मदर टंग पे बहुत फोकस किया है कि बच्चों की मदर टंग में उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, अपने यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपन लोगों ने जो फेस की है, मैक्सिमम बच्चों ने जो एटलीस्ट 2 टायर या 3 टायर सिटी से आए हैं, है ना, जो बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़े, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ना तो उनकी इंग्लिश अच्छी है, ना उनकी हिंदी अच्छी है। ना हम लोगों को लैंग्वेज में इंग्लिश में कमांड है, ना हमारी लैंग्वेज हिंदी में कमांड है, ना हम हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हैं, ना हम इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है हम लोगों के साथ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल एजुकेशन उतना अच्छा नहीं रहा है। कुछ इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ने के बाद जो है इंग्लिश का उतना माहौल नहीं था, पढ़ते हिंदी में थे, आधा हिंदी में पढ़ते थे, आधा इंग्लिश में। तो लैंग्वेज पे कमांड बहुत बड़ा इशू रहा है, और उसी को सही करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने NEP में बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं ताकि लोगों की लैंग्वेज में कमांड हो, और फोकस किया है जो मदर टंग है उसी में एजुकेशन दिया जा सके एटलीस्ट शुरुआत की स्टेज में। क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी आएगी जब वो उसको लैंग्वेज सीखने पे फोकस कम होगा, है ना। अगर मेरा सारा फोकस हिंदू पढ़ने में इसमें है कि यार लैंग्वेज समझ में आए, पहले तो मैं इंग्लिश समझूंगा, उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल के बारे में क्या दिया है वो समझूंगा। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो एक बैरियर बन जाता है सभी के लिए। तो उसी तरीके से हम फोकस कायम में कर रहे हैं, मदर टंग में फोकस किया जाएगा एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में, जहाँ बच्चे को क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, जहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जहाँ लर्निंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो क्या इसमें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें क्या रिकमेंड किया है, 2 लैंग्वेज जो है मिडिल स्टेज तक के आपको पढ़ाई जाएगी। मिडिल स्टेज मतलब 8th क्लास तक, उसके बाद एक और लैंग्वेज ऐड की जाएगी क्लास 10 तक, और ये जो 3 लैंग्वेज होगी उसमें से कम 2 होनी चाहिए नेटिव लैंग्वेजेस। ठीक है, इंग्लिश नेटिव नहीं है, इसका मतलब 3rd जो लैंग्वेज हो सकती है वो इंग्लिश हो सकती है या कोई भी हो सकती है, आप ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। In the middle stage, students are expected to study apart from the languages mathematics, art education, physical education, इस तरीके के बहुत सारे सोशल साइंस ये सब सब्जेक्ट चले आ रहे हैं। एक जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो है वोकेशनल एजुकेशन का, ये इंपॉर्टेंट है जो ऐड किया गया है ताकि आपको स्किल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, 9th 10th में एनवायरमेंट एजुकेशन जो है ऐड किया जाएगा इन्हीं सब्जेक्ट में। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो द फ्रेमवर्क अलॉट स्पेसिफिक टाइम्स वेट्स टू ऑल सब्जेक्ट टिल ग्रेड 10 एंड रिकमेंड एन ऑप्शनल एडिशनल एनरिचमेंट पीरियड इन ग्रेड 9 and 10 टू ऐड टू अ स्टूडेंट नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट। तो एक अलग से अगर आपको मान लो कि एडिशनल नॉलेज लेना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसके लिए एक अलग से पीरियड लगाया जाएगा जो कि एडिशनल एनरिचमेंट पीरियड होगा। आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस में करना है। ठीक है, ताकि बच्चों में जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे
तो जो 3 लैंग्वेज है उसका मेन एम क्या है, ताकि बच्चों की जो कम्युनिकेशन है, डिस्कशन है और राइटिंग स्किल्स है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जा सके, जो कि सबसे बड़ा इशू है इंडिया में आज भी। हम लोगों को सबसे मतलब मैं और मेरे जैसे जितने बच्चे होंगे जो हम लोग छोटी जगह से आए हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम इनिशियली स्टार्ट जब आप शुरू करे होंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन, आपको लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू आता ही आता है। आप हिंदू पढ़ेंगे आपको 2 घंटे लगने चाहिए, आपको 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं। मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि हम लोग को पहला फोकस तो ये रहता है कि भाई समझें कि इंग्लिश में क्या लिखा है ना। बहुत लोगों के साथ ये इश्यूज़ होते हैं और शुरुआत में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ताकि आने वाली जनरेशन को ऐसे इश्यूज़ ना आए, तो क्या करना चाहते हैं हम, बेहतर लैंग्वेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, लैंग्वेज में कमांड बेहतर प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी करना चाहते हैं ना। अगर यही राइटिंग स्किल्स अच्छी हो तो आपका मेंस बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि जो मेंस होता है वो वे ऑफ राइटिंग पे ही डिपेंड करता है, आर्ट ऑफ राइटिंग पे डिपेंड करता है। वरना 4th 5th ऑप्शनल या 4th 5th साल वाले बच्चों का नॉलेज तो कहीं ज़्यादा होता है फर्स्ट अटैम्प्ट वाले से। उसके बावजूद भी जो है मेंस में टॉपर जो है फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट वाले रहते हैं। तो वे ऑफ राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में भी, ठीक है। इन 11th ग्रेड और 12th इट इज़ मैंडेटरी टू स्टडी 2 लैंग्वेज, वन ऑफ विच मस्ट बी इंडियन। इन दिस फेज स्टूडेंट हैव टू फ्रीडम टू चूज़ द रिमेनिंग 4 to 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट। तो 11th 12th की बात करेंगे तो 2 लैंग्वेज लेना ज़रूरी है। उसमें से एक लैंग्वेज जो है हिंदी या संस्कृत इस तरीके की होनी चाहिए, मतलब नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरी इंग्लिश हो सकती है, कोई भी बाहर की लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं 4-5, वो सब क्या होंगे, आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे। और इंटर डिसिप्लिनरी मतलब आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं ना। आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उसके साथ साथ क्या पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। अभी ऐसा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये एकदम हार्ड कंपार्टमेंट बना के रख दिए हैं। ये अप्रोच को ख़त्म कर दिया गया है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच बना दी गई है अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो इंजीनियर्स जो है यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो आर्ट्स पढ़ने में उन्हें आसानी मतलब होती है, आर्ट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने में इशू होता है। तो इसलिए अगर बच्चों को शुरुआत से भी ही ये इंटर डिसिप्लिनरी अगर चीज़ें रखी जाए तो काफ़ी जो है आसानी होगी एक दूसरे के सब्जेक्ट्स को समझने में और बेहतर जो है करने में हर फील्ड में, ठीक है। उसके बाद देखें द फ्रेमवर्क रिकमेंडेड ट्वाइस अ ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन इन ग्रेड 10 एंड 12। तो अब 2 बार जो है 10वीं और 12वीं में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगी, ताकि बच्चों को पास होने के चांसेस भी ज़्यादा मिले। सिर्फ एक बार रहता है तो जैसे नॉकआउट स्टेजेस इंडिया के साथ होता है, प्रेशर में बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, जैसे अपने साथ होता है बस 1 साल में 1 एग्ज़ाम, गेम ओवर। यूपीएससी का प्री नहीं निकला पूरा ख़त्म, मेंस नहीं निकला वहीं आपका ख़त्म, फिर आपको शुरुआत एकदम मतलब फर्स्ट स्टेज से चालू करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है इसलिए। और हम मतलब मैं तो चाहता हूँ कि यूपीएससी भी साल में 2 बार हो, एटलीस्ट इतनी बड़ी प्रोसेस है 2 बार होना चाहिए, ताकि बच्चों को चांस मिले ज़्यादा से ज़्यादा और उनका सिलेक्शन हो सके, है ना। उसके बाद वाइल द एनुअल सिस्टम विल कंटिन्यू इन ग्रेड 12 फॉर नाउ, द फ्रेमवर्क सजेस्ट अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू सेमेस्टर सिस्टम इन द सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो क्या चाहते हैं कि सेकेंडरी स्टेज में सेमेस्टर सिस्टम लाया जाए, ताकि जैसी सेमेस्टर ख़त्म हो जाए वैसी एक एग्ज़ाम कराई जा सके, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम मतलब 6 महीने वाला जो कॉलेज में चलता है, बच्चों को ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप यूपीएससी में देखें 1 साल में 2 अटैम्प्ट हो तो 6 अटैम्प्ट भी रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6 अटैम्प्ट भी रहेंगे और 1 साल में 2 अटैम्प्ट होंगे तो 3 साल में फुर्सत। तो बच्चों का समय बचेगा, बच्चों की एज बचेगी, बच्चों की लाइफ बचेगी और बच्चों का जीवन बर्बाद होने से बचेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि होना चाहिए यूपीएससी में आने वाले समय में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स नाउ, बेसिकली एनसीएफ जो है प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एनसीईआरटी ने 19 मेंबर की कमेटी प्रिपेयर की है टेक्स्ट बुक बनाने के लिए, जो कि 3rd ग्रेड से 12th ग्रेड तक के लिए की गई है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो बुक आने वाली है 2024-25 सेशन के लिए आने वाली है, वो नई एनसीईआरटीज़ आएगी, और जो कि एनसीएफ पुरानी जो टेक्स्ट बुक चल रही है वो एनसीएफ 2005 की चल रही है, ठीक है। एनईपी और एनसीएफ बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स, मतलब कर्नाटका जो स्टेट है कांग्रेस रूल उसने मना कर दिया, वो एनईपी फॉलो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो स्टेट के लिए जो है क्योंकि एजुकेशन जो है क्या है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, अच्छे से ये याद रखिए। तो कौन कर सकता है लॉ, कौन बना सकता है, स्टेट और सेंटर दोनों, और सेंटर स्टेट अगर चाहे तो ना यूज़ करे, अगर चाहे तो यूज़ करे, ठीक है। तो बाइंडिंग नहीं होता है, यही मेन चीज़ है। समझ में आया, ये आर्टिकल था, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आज। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे, हैव फन।